नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके साथ में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आप सबके बीच में आया हूँ। निजी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे ये कि विद्यालय ज्वाइन करने से पहले आपको किन-किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। उन सभी बिंदुओं के साथ में आज मैं आपके साथ में चर्चा करूँगा और बताऊँगा कि हमें विद्यालय ज्वाइन करते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्यों ध्यान रखना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे होते हैं जिन्होंने मुझे ये बताया है कि सर विद्यालय ज्वाइन करते समय हमें ये चीज़ें बताई जाती है और बाद में ऐसा होता है, या ये चीज़ें पहले नहीं बताई जाती है, बाद में हमें बताया जाता है। तो उन सब बिंदुओं को लेकर मैं आज आपके साथ में मुखातिब हुआ हूँ। शुरू करता हूँ आज का वीडियो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। विशेष रूप से हमारे निजी शिक्षक साथियों के लिए ये सारे बिंदु रहेंगे। तो विद्यालय ज्वाइन करते समय हमें किन-किन बिंदुओं का ध्यान रखना है। उन बिंदुओं में जो सबसे पहला बिंदु है, वो बिंदु है संस्थान की भौगोलिक स्थिति। किसी भी विद्यालय को ज्वाइन करते समय आप विद्यालय ज्वाइन करने से पहले विद्यालय की भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी ले लें। विद्यालय किस तरह के क्षेत्र में स्थित है, वहां पे आवागमन के क्या सुविधाएं हैं, क्या वहां पे दूसरी बेसिक सुविधाएं हैं, विद्यालय ज्यादा रिमोट एरिया में तो नहीं है, वहां लाइट की, सड़क की, आवागमन की, पानी की क्या सुविधाएं हैं। तो विद्यालय ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीजें देख लें, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आपको आती है इन सारी चीजों को लेकर। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जब भी आप कोई विद्यालय ज्वाइन करें तो उससे पहले उस विद्यालय की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि हमें ये दिक्कत नहीं हो कि वहां ज्वाइन करने के बाद में हमें वहां पे वहां का एनवायरनमेंट सूट नहीं हो रहा है, या वहां का पानी सूट नहीं हो रहा है, या भोजन की व्यवस्था है वो सूट नहीं हो रही है, गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है ना। तो इस सारी समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहला काम, पहला बिंदु आपका क्या रहेगा? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति। नंबर 2, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपकी नियुक्ति। किसी भी विद्यालय को ज्वाइन करें, मेरा सारे निजी शिक्षक साथियों और कर्मचारियों से निवेदन है कि विद्यालय ज्वाइन करने से पहले ये आप तय कर लें कि आपको वहां पे नियुक्ति दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। नियुक्ति से मतलब नियुक्ति पत्र आपको जारी किया जा रहा है या नहीं जारी किया जा रहा है, क्योंकि नियुक्ति पत्र ही वो पेपर है जिसके बेस पे आप भविष्य में आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। क्योंकि जब आपको नियुक्ति पत्र जारी होगा तो बाकी सारी सुविधाएं अपने आप मिल जाएगी, अपने आप हो जाएगी। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नियुक्ति पत्र। आप विद्यालय से अपना नियुक्ति पत्र जरूर लें। नियुक्ति पत्र में आपका पूरा नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पूर्ण पता, आपकी पोस्ट, जिस पद पर आप नियुक्त हो रहे हैं, किस दिनांक से लेकर किस दिनांक के लिए हो रहे हैं, और उसके साथ में आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, वो सारी सुविधाएं उसके अंदर मेंशन करवा दें, जिससे आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। नियुक्ति पत्र के साथ में उसके बाद में जो अपना तीसरा बिंदु रहता है वो रहता है वेतन का। बहुत बड़ा मुद्दा है वेतन को लेकर। बहुत ज्यादा समस्याएं आती है वेतन से संबंधित कि सर वेतन समय से नहीं मिलता है, पहले अलग बताया जाता है, बाद में कम कर दिया जाता है। शुरू में हमें 20,000 बताया, बाद में 2 महीने बाद में कहते हैं कि सर अब तो हम 15,000 ही दे पाएंगे। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए, क्योंकि हमारी खुद की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम विद्यालय ज्वाइन करते समय पूर्णतया वेतन को खोलकर नहीं बात करते। सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जब वेतन निर्धारण की बात आती है तो हमें बता दिया जाता है
कि सर अपने घर की बात है, आप हमारे निजी हैं, आप तो अच्छे व्यक्ति हैं, फला है, ढिमका है, बहुत सारी बातें की जाती है, हम कर लेंगे। मेरा सबसे निवेदन है, कर लेंगे वाले शब्द पर आपको काम नहीं करना है। आपको काम करना है कि सर पहले दिन से ही हमें कितना वेतन मिलेगा ये तय कर लें। दूसरा, वेतन किस मोड में दिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा या ऑफलाइन मोड में दिया जाएगा, यानी आपको कैश इन हैंड मिलेगा या आपके अकाउंट में पे होगा, ये भी क्लियर कर लें। वेतन कितनी तारीख को मिलेगा ये भी तय करें, क्योंकि कई बार देखा जाता है 2-2 महीने 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। तो इससे पहले सारी चीजें क्लियर कर लें कि आपको वेतन किस तारीख को मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। कुछ जगह पे नियम अलग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आपको ज्वाइन करने के बाद में आपकी ज्वाइनिंग का जो पहला मंथ है या 15 दिन का जो वेतन है वो आपका रोक कर रखा जाएगा। तो ये पहले से पता कर लें कि इस तरह का नियम उस विद्यालय में है या नहीं है, क्योंकि बाद में इस नियम को लेकर बहुत ज्यादा मनमुटाव होता है। क्योंकि अगर ये नियम आप पहले पता नहीं करते हैं, बाद में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे अच्छा अगर विद्यालय में ऐसा नियम है तो आप उनसे पहले बात कर लें कि सर इस तरह का नियम आपका है तो हमें बता दें, अगर हमें एडजस्ट होगा तो हम ज्वाइन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। दूसरा, वेतन के साथ में आपको जो अकोमोडेशन और फूड की फैसिलिटी मिल रही है वो उस वेतन में इंक्लूड रहेगी या वेतन में से उसका अलग से चार्ज कटेगा, ये भी आप पहले क्या करें, पता कर लें। कई बार क्या होता है, शुरुआत में हम ये पता नहीं करते हैं, अंतिम समय में जब हमारा फाइनल हिसाब होना होता है उस समय हमें कह दिया जाता है कि सर आपके इतने रुपए तो हमारे यहाँ पे फूड रिकमेंडेशन जो हमने आपको प्रोवाइड करवाया उसका कटेगा। तो इस बिंदु पर विशेष तौर से ध्यान रखें। नंबर 4 बिंदु है आपका अवकाश। सबसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं में से एक बिंदु आपका रहता है अवकाश। संस्थान को ज्वाइन करते समय पहले दिन आप ये जरूर पता कर लें कि आपको कितने आकस्मिक अवकाश कैजुअल लीव सीएल मिलेगी, क्योंकि अलग अलग संस्थानों के अपने अपने नियम हैं। हम किसी दूसरे संस्थान में किसी और नियम में काम करके आए हैं, यहां पर किसी और नियम में काम करना पड़ सकता है। तो पहले दिन से पता कर लें कि आपको कितनी सीएल मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 बिंदु उसी में सीएल में ध्यान रखें कि आपको सीएल एक साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे बहुत सारे हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक जब उन्हें जरूरत नहीं होती है तो वो किसी प्रकार की छुट्टी नहीं लेते, लेकिन 4 महीने के बाद में हो सकता है कोई आकस्मिक काम उनके परिवार में हो गया, तो उस समय वो कहते हैं सर 4 महीने मैंने छुट्टी नहीं ली है तो हमें एक सीएल जो मिल रही है वो आप हमें एक साथ दे दें। तो बहुत सारे जो संस्थान है वो इस नियम में ये कहते हैं कि हम आपकी सीएल एक साथ नहीं देंगे, अगर आपने एक महीने में एक सीएल ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो वो लैप्स हो जाती है। तो संस्थान ज्वाइन करते समय इस चीज को भी आप क्लियर कर लें कि आपको जो सीएल मिल रही है वो एक साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक महीने में एक सीएल जो मिल रही है अगर नहीं ले रहे हैं तो वो लैप्स हो जाएगी, इसका भी विशेष तौर से ध्यान रखें। उसके बाद में बहुत सारी संस्थाओं में नियम है कि किसी भी सरकारी अवकाश के साथ में आप सीएल नहीं ले सकते, और अगर लेंगे तो उस सरकारी अवकाश का भी वेतन आपका काट लिया जाता है। तो इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें, पहले से पूछ लें। सरकारी अवकाश के साथ का मतलब है कि जिस तरह से संडे को अवकाश होता है सरकार की तरफ से, तो संस्थान ये कहता है कि आप शनिवार या रविवार सोमवार को आप छुट्टी नहीं लेंगे। अगर आप शनिवार या सोमवार को छुट्टी लेंगे तो आपको रविवार का वेतन भी काट लिया जाएगा। ये भी बहुत सारी संस्थाओं में नियम देखने को मिलते हैं। तो इन नियमों को पहले से क्लियर कर लें कि ऐसा नियम वहां पर तो नहीं है। दूसरा, कुछ संस्थाओं में नियम होता है कि आप एक महीने में अगर 3 छुट्टी 4 छुट्टी लेते हैं तो उसके बाद में आपके जो दूसरे जितने भी राजकीय अवकाश हैं, जो सरकारी अवकाश हैं, उनका वेतन भी काट लिया जाता है।
ये नियम तो नहीं है आपके वहां पे। उसके अलावा शीतकालीन अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश और आपका जो दीपावली का या मध्यावधि अवकाश जिसे हम कहते हैं, उस अवकाश का वेतन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफी बार देखा जाता है कि शुरुआत में हमें ये सारी चीजें नहीं बताई जाती है और बाद में जब वेतन देने की बात होती है उस समय कहते हैं सर 10 दिन की शीतकालीन अवकाश थी, 10 दिन का मध्यावधि अवकाश था, उसका हम आपको वेतन नहीं देंगे। तो ये चीजें आप पहले से क्लियर कर लें। वेतन के साथ में आपकी वेतन वृद्धि की बात कर लें कि सर अगली साल अगर मैं इसी संस्थान में कंटिन्यू काम करता हूं तो आपके संस्थान में वेतन वृद्धि कितनी रहेगी। नॉर्मली जो वेतन वृद्धि 10% की मानी जाती है वो होगी या नहीं होगी, या आपके संस्थान का क्या नियम है, 5%, 7%, 10%, 15%, जो भी नियम है वो आप हमें पहले बता दें ताकि हम उसके अनुरूप यहाँ पे ज्वाइन कर सकें। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है भौतिक सुविधाएं। किसी भी संस्थान में ज्वाइन करते समय संस्थान के द्वारा आपको दी जाने वाली जो संस्थान में स्थित भौतिक सुविधाएं हैं उसके बारे में पूरी जानकारी करें। भौतिक सुविधाओं से मेरा तात्पर्य है कि वहां पे रहने के लिए जो आपको आवास उपलब्ध करवाया जा रहा है, सबसे पहला उस आवास के बारे में जानकारी ले लें कि आवास आपको विद्यालय परिसर में उपलब्ध करवाया जा रहा है या विद्यालय परिसर के बाहर गांव में या शहर में, जिस कस्बे में आपका विद्यालय स्थित है वहां पर अलग से उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये चीज पहले से क्लियर कर लें। दूसरा, अगर आपको जो भौतिक परिसर उपलब्ध करवाया गया है, जो मकान कमरा आपको उपलब्ध करवाया गया है, उस मकान या कमरे में लाइट की सुविधाएं समय पर मिल रही है या नहीं मिल रही है, वहां पे पानी की समुचित व्यवस्था है या नहीं है, वहां पे स्नानघर शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके से है। कई बार हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमें हमारा पर्सनल रूम मिले, पर्सनल लेट बाथ मिले, लेकिन जब वहां पे जाते हैं ज्वाइन करने के बाद में हमें बताया जाता है कि सर इस कमरे में आपके साथ में 5 और अध्यापक रहेंगे और ये जो शौचालय है, ये जो स्नानघर है वो आपका सामूहिक रहेगा। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए पहले आप क्या करें कि विद्यालय के जो संस्था प्रधान है उनसे बात कर लें कि सर मुझे जो आवास दिया जाएगा उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि संस्थान में इस तरह का परिसर उपलब्ध नहीं होता है, आवास उपलब्ध नहीं होता, तो वो आपको गांव में या जिस कस्बे में वो विद्यालय है, शहर में है, वहां पे आपको अलग से एक रूम या मकान दिलवा दिया जाता है। लेकिन बाद में आपसे कहा जाता है कि इसका किराया आपको देना होगा, इसका लाइट का खर्चा आपको देना होगा, बिल आपको भरना पड़ेगा, पानी की व्यवस्था आपको अपने आप करनी पड़ेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप पहले क्लियर कर लें कि उसका लाइट का बिल, पानी का बिल विद्यालय देगा या उसका किराया है वो विद्यालय देगा या नहीं देगा। उसके अलावा भोजन, बहुत बड़ी समस्या रहती है भोजन को लेकर। पहले दिन ही क्लियर कर दें कि संस्थान आपको भोजन देगा या नहीं देगा। भोजन देगा तो दिन में कितनी बार देगा। अच्छा, दिन में कितनी बार देगा तो उसमें भी ये रहेगा कि आपको खुद को बनाना होगा या विद्यालय में बना बनाया मिलेगा। अगर बना बनाया मिल रहा है तो उसका मेन्यू क्या रहेगा, और अगर खुद को बनाना है तो उसके लिए जो कच्ची सामग्री, जो रॉ मटेरियल है, उसका खर्चा विद्यालय देगा या नहीं देगा। क्योंकि कई बार हमें कह दिया जाता है कि भोजन आपको मिलेगा, लेकिन बाद में आपको यह बता दिया जाता है कि नहीं सर इसके लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। कई बार पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, विद्यालय कहता है हम तो आपको भोजन की बात की थी, ना आपके लिए चाय की व्यवस्था हम कर पाएंगे, ना नाश्ते की व्यवस्था कर पाएंगे। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जहां पे भी ज्वाइन करें पहले ये पता कर दें कि भोजन आपको विद्यालय दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है तो कितनी बार दे रहा है और क्या क्या देगा, और नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपको पैसा मिलेगा या सामग्री विद्यालय उपलब्ध करवाएगा। कुछ विद्यालय आपको पैसा दे देते हैं कि सर ये पैसा लीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आए वो बनाएं और खाएं। कुछ विद्यालय ये करते हैं कि
आपको सामग्री उपलब्ध करवा देते हैं कि सर ये कच्ची सामग्री हम ला के दे देंगे आपको और अब आपको खुद को बनाना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप पहले से क्लियर कर लें। अगला जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, छठा बिंदु, वो है समय निर्धारण। विद्यालय ज्वाइन करते समय पहले दिन से ही अपना समय निर्धारित कर लें कि आपको कितने बजे विद्यालय में प्रवेश करना है, कितने बजे आपको आना है और कितने बजे आपका वापस जाने का समय रहेगा। क्योंकि विद्यालय ज्वाइन करते समय तो हमें यही कहा जाता है कि आपको विद्यालय समय में कार्य करना है, लेकिन बाद में आपसे कहा जाता है कि आपको विद्यालय के बाद में भी 1 घंटा अतिरिक्त हमारी अतिरिक्त कक्षाएं लेनी होगी, या आपको अतिरिक्त रुककर हमारे विद्यालय के काम करने पड़ेंगे, या जो भी राज्य के अवकाश, संडे की छुट्टी या किसी जयंती की छुट्टी या और किसी प्रकार की छुट्टी आती है तो उस दिन भी आपको विद्यालय में आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें पहले से क्लियर कर लें कि वो अवकाश आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उस अवकाश के दिन भी आपको आना पड़ेगा, और आना पड़ेगा तो उसके लिए अतिरिक्त दे होगा या नहीं दे होगा। ये सारी चीजें पहले दिन से क्लियर कर लें। अगला जो एक इंपॉर्टेंट 7वां पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा ड्रेस कोड। लगभग आजकल सारे विद्यालयों ने अपने खुद के ड्रेस कोड बना रखे हैं कि अगर कोई भी अध्यापक किसी संस्थान को ज्वाइन करता है तो संस्थान का जो निश्चित ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड संस्थान उपलब्ध करवाता है या आपको खुद को लाना पड़ेगा। ज्यादातर ये देखा जाता है कि विद्यालय ड्रेस कोड रख तो लेता है, लेकिन बाद में कहता है कि ड्रेस कोड का कपड़ा और उसकी सिलाई का पैसा टीचर को खुद को देना पड़ेगा। लेकर वो खुद आ जाते हैं, बाद में आपकी तनख्वाह में से उसका वेतन काट लिया जाता है, उस वेतन में से आपका उसका पैसा काट लिया जाता है। तो पहले दिन से क्लियर कर लें कि भाई किसी प्रकार का ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है या नहीं करना है, पहले से पूछ लें। अगर करना है तो उसके लिए कपड़ा और जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं वो विद्यालय देगा या मुझे खुद को उसको खरीदना होगा, खुद को लेना होगा। ड्रेस कोड के साथ में कुछ स्कूल जूतों के लिए भी कहते हैं कि आपको इसी पैटर्न के जूते पहन के आने हैं, तो वो भी आप पहले क्लियर कर लें। कुछ विद्यालय यहां तक कि शेविंग का भी उन्होंने नियम बना रखा है, हेयर स्टाइल का नियम बना रखा है कि आप इसी तरह की दाढ़ी बनाकर आएंगे, क्लीन से रख के आएंगे, दाढ़ी नहीं रखेंगे, या बालों का आपका स्टाइल ऐसा रहेगा। तो ये सारी चीजें पहले दिन से क्लियर कर लें कि जो जूते हैं, कपड़े हैं, या आपका जो शेविंग है, हेयर स्टाइल है, वो कैसा रहेगा, क्योंकि बाद में इसको लेकर आपस में मनमुटाव होता है और बहुत सारी समस्याएं अपने को देखने को मिलती है। अगला जो बिंदु रहेगा, 8वां बिंदु, वो रहेगा सेवा समाप्ति। विद्यालय ज्वाइन करते समय यह भी पता कर लीजिए कि आपकी सेवा समाप्ति के क्या नियम रहेंगे, कौन सी परिस्थितियों में आपकी सेवा समाप्त की जा सकेगी, और आपको आपकी सेवा समाप्त करने से पहले किसी प्रकार का नोटिस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन सारी चीजों को आप क्या करें, अच्छे से पहले से क्लियर कर लें कि आपको 15 दिन या 1 महीने पहले आपको उससे संबंधित कोई नोटिस पीरियड दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कितने समय के लिए आपको नियुक्त किया जा रहा है, और कुछ समय से पहले आपको आपकी सेवा कब समाप्त की जाएगी, ये सारी चीजें पहले से क्लियर कर दें। एक और महत्वपूर्ण नमा बिंदु, आपके बच्चों की शिक्षा। बहुत सारे विद्यालय, अच्छे विद्यालय हैं, वो अपने कर्मचारियों के बच्चों की जो शिक्षा है उसको निःशुल्क रखते हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमें देखने को मिलता है कि विद्यालय पहले तो कहते हैं कि आपके बच्चों की जो सेवा है वो निःशुल्क रहेगी, शिक्षा निःशुल्क हम प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि नहीं, आपके बच्चे की जो इतनी फीस बनती है वो आपके वेतन से काट ली जाती है। तो ये चीजें पहले क्लियर कर लें कि आपके बच्चे को जो शिक्षा दी जाएगी विद्यालय के द्वारा उसका कोई शुल्क लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। और अंतिम बिंदु, सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु।
कि विद्यालय के अंदर जो आपका जो टीचर है, जो कार्य कर रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहेगी। आजकल बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जिसमें शिक्षक के साथ में मारपीट करना, शिक्षक के साथ में दुर्व्यवहार करना, बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो विद्यालय परिसर में आकर शिक्षक के साथ में बदतमीजी कर देते हैं। तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में विद्यालय की क्या जिम्मेदारी रहेगी? क्या विद्यालय आपके साथ में खड़ा रहेगा या आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है या नहीं लेता है? ये चीजें भी पहले क्लियर कर लें। तो बहुत सारी बातें जो मैंने आज बताई है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें अच्छे से समझेंगे और अच्छे से जान लेंगे। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो विद्यालय ज्वाइन करने से लेकर विद्यालय समाप्ति तक आपके लिए काम में आते हैं। और इन सारे बिंदुओं को हम उस समय नहीं बात कर पाते जब हम विद्यालय ज्वाइन करते हैं, लेकिन बाद में इन सारे बिंदुओं को लेकर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आशा ही नहीं बल्कि मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इन सारे बिंदुओं को पहले से क्लियर कर लेंगे। ये सारे बिंदु इस वीडियो के लिंक में भी आपको मिल जाएंगे लिखे हुए। अगर किसी को इसके इन बिंदुओं को रिटर्न में चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। वहां पे मैं आपको आपके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पे अवेलेबल करवा दूंगा उन्हें, ताकि विद्यालय ज्वाइन करने के बाद में आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। मेरा सबसे निवेदन है कि विद्यालय ज्वाइन करते समय भावनाओं में न बहकर पहले से ये सारी चीजें क्लियर कर लें, ताकि शिक्षक को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसी के साथ में आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम और कुछ नए बिंदुओं के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा, जिसमें हमें किस प्रकार के पत्र व्यवहार विद्यालय के साथ में करने हैं, किस तरह की हमें नियमों को विद्यालय के साथ में ज्वाइन करना है, वो और भी कुछ बिंदु रहेंगे, वो अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।